सो हे गाइस, दिस इज जसप्रीत एंड आई एम बैक विद दिस न्यू वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही ग्रेट गेस्ट को लेकर के आए हैं, और वो हमारे सीनियर हैं हमारी कॉलेज के, और उन्होंने गूगल को रिसेंटली क्रैक किया है। और उससे पहले उनका एक्सपीरियंस डी शॉ के अंदर भी उन्होंने प्लेसमेंट क्रैक किया हुआ है। ओके, सो उन्हीं की जर्नी को हम इस वीडियो के अंदर देखने जा रहे होंगे, और इस वीडियो को हम दो पार्ट में बनाने जा रहे होंगे। पहला पार्ट के अंदर हम कॉलेज रिलेटेड चीजें पूछ रहे होंगे और उनकी कॉलेज जर्नी को हम डिस्कस कर रहे होंगे, और जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर हम गूगल ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछ रहे होंगे। सो डेफिनेटली वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी ग्रेट। ओके, सो प्लीज मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ओके, सो दैट यू कैन नो ईच एंड एवरीथिंग वेरी ग्रेटली। ओके, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। आपको इसी चैनल के ऊपर ऐसी ही नई नई वीडियोस और नए नए पॉडकास्ट आते रहेंगे। ओके, सो इसी के साथ में हम शुरुआत करते हैं। ओके, सो हेलो सूर्य बॉस। हेलो जसप्रीत। और सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ कि गूगल में आपका सिलेक्शन हुआ है। थैंक यू जसप्रीत। ओके, तो सबसे पहले मैं इस चीज को एक इंट्रोडक्शन के साथ में शुरू करना चाहता हूँ। आप अपना एक बार इंट्रोडक्शन मतलब आप बताइए। हेलो, मैं सूर्य प्रकाश हूँ। आई एम फ्रॉम एमएनआईटी कॉलेज ईसी ब्रांच एंड रिसेंटली आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम एमएनआईटी एंड विल बी जॉइनिंग गूगल दिस जुलाई 2021 and I have also interned at DShow and got a PP offer from DShow also, but I have selected Google over DShow. This is short introduction. यस डेफिनेटली। और इसके साथ में ही मैं आपका जो जर्नी रही है आपकी फर्स्ट ईयर से, वो मैं मतलब जानने को इंटरेस्टेड हूँ कि आपकी जर्नी स्टार्टिंग से रही क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये जानना है। देख, तो फर्स्ट ईयर में जैसे मैंने एमएनआईटी कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में एडमिशन लिया। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इसलिए एडमिशन लिया था 11th-12th में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट था। मतलब काफ़ी मोबाइल वगैरह इन सब चीज़ों के अंदर जो चिप्स वगैरह आती है वो सब खोल खोल के देखने में अलग मजा आता था। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मेरी अच्छी ब्रांच है। तो वो सोच फर्स्ट ईयर में, फिर फर्स्ट ईयर क्या होता है इंजीनियरिंग कॉलेज में लगभग कॉमन होता है सबके लिए, सब सारी ब्रांच का पढ़ाई करनी होती है, सारी ब्रांच का एक एक बेसिक पढ़ाया जाता है। तो फर्स्ट ईयर में हमको सी लैंग्वेज पढ़ाई गई थी, लेट अस सी। तो सी लैंग्वेज मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आया कि हाँ ये थोड़ी अच्छी चीज़ है, ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, मतलब मेरे को थोड़ा अच्छा लगा था। पर तब मैंने उसे वहीं पे छोड़ दिया था कि हाँ ठीक है, फर्स्ट ईयर मैंने जो था बेसिक कॉलेज की स्टडी की और मजे किए। फर्स्ट ईयर हमेशा एंजॉय के लिए होता है। फर्स्ट ईयर में ये रिकमेंड करूंगा, फर्स्ट ईयर कॉलेज इतना कोई भी चीज़ का प्लेसमेंट किसी भी चीज़ का लोड नहीं लेना चाहिए फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर आप हर चीज़ हल्की फुल्की करो, हर चीज़ को टच करो, हर चीज़ को ट्राई दो। फर्स्ट ईयर एक्सपेरिमेंट्स इंजॉयमेंट हर चीज़ के लिए होता है, क्योंकि आपने 2 साल पढ़ाई करते, जेई करते, 12th करते, उसके बाद फर्स्ट ईयर आपको सिर्फ मजे करने चाहिए और थोड़े बहुत पढ़ाई भी करनी चाहिए, पर मजे का भी ध्यान रखना चाहिए फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर के स्टार्टिंग से मेरे को पता चला कि कोडिंग वगैरह जैसी चीजें भी होती है। तब उस फर्स्ट ईयर में तो मुझे पता ही नहीं था कि कोडिंग वगैरह करनी पड़ती है इतनी ज्यादा, कि अगर आपको आईटी सेक्टर में जाना अच्छे से तो आपको कोडिंग वगैरह बहुत ज्यादा अच्छे से आनी चाहिए, कॉम्पिटेटिव कोडिंग वगैरह। मुझे लगता था कि जो कॉलेज में पढ़ा रहे वही पढ़ के काम हो जाएगा। तो सेकंड ईयर में आके जैसे बहुत सारे बच्चों को अभी भी, मैं श्योर हूँ फर्स्ट ईयर के बच्चों को इतना पता नहीं होता है कि कैसे आगे बढ़ना है, प्लेसमेंट प्रोसेस क्या होता है, इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है, कुछ उनको पता नहीं होता, क्योंकि अभी आए उनको इतना आइडिया होता नहीं है। पर सेकंड ईयर में जैसे मुझे पता चला धीरे धीरे कि मतलब अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो आपको सिर्फ करिकुलर के साथ ही चलना पड़ेगा, एक्स्ट्रा करिकुलर में आपको थोड़ा बहुत कोडिंग वगैरह ये सब भी करनी पड़ेगी। तो सेकंड ईयर में मैंने अपनी कोडिंग की जर्नी चालू की थी। सेकंड ईयर में भी मैं थोड़ा एंड में दिसंबर के अराउंड चालू की थी, मतलब थर्ड सेमेस्टर के एंड के अराउंड मैंने अपनी कोडिंग जर्नी चालू की थी। और तब मैंने चालू किया था हैकर रैंक से। हैकर रैंक एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर स्टार्ट करना चाहो कोई कोडिंग। हैकर रैंक पे बेसिक क्वेश्चन है, कोडिंग वर्ल्ड में इंट्रोडक्शन के लिए हैकर रैंक सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, बिगिनर्स के लिए मैं रिकमेंड करूंगा। हैकर रैंक से मैंने काफी क्वेश्चन बनाए, धीरे धीरे क्वेश्चन बनने लगे, तो फिर मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने चालू किए। टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने चालू किए, फिर मेरे को कोड फोर्सेस प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला कि कोड फोर्सेस पे कॉन्टेस्ट तो आपकी कोडिंग और इंप्रूव होती है। तो मैंने जो अपना फोर्थ सेमेस्टर था, फोर्थ सेमेस्टर का मैंने सेमेस्टर की पढ़ाई को ज्यादा कर, मतलब सिर्फ एग्जाम का टाइम करता था और बाकी पूरा टाइम मैंने कोडिंग वगैरह इन सब में डेडिकेट किया। फोर्थ सेमेस्टर में मैंने बहुत कुछ सीखने की कोशिश की। पूरी कोडिंग जर्नी मेरी फोर्थ सेमेस्टर में थी, जितने कॉन्टेस्ट होते थे मैं लगभग सब में पार्टिसिपेट करता था और तभी मैंने पूरी कोडिंग वगैरह सीखी थी। तो इस तरह मेरा सेकंड ईयर खत्म हुआ और हमारे थर्ड ईयर स्टार्टिंग में वही इंटर्न्स के लिए कंपनीज आ जाती है। तो थर्ड ईयर स्टार्टिंग में मेरा डीशो में हो गया था इंटर्न के लिए। फिर थर्ड ईयर के एंड में मैंने वही इंटर्नशिप कंप्लीट की और वहीं से मेरे को पीपी मिल गया था। और फिर अपना थर्ड ईयर पीपी मिलने के बाद उसी फोर्थ ईयर में मैंने गूगल के अप्लाई किया और गूगल में सिलेक्शन हो गया। तो बस यही मेरी मतलब टाइमलाइन थी एक तरह से शॉर्ट में। तो आपने इसके अंदर टेक्नोलॉजीज वगैरह कौन कौन सी सीखी थी? तो मैं बताता हूँ, जैसे सेकंड ईयर में मैंने स्टार्ट की थी तो सबसे इजी लैंग्वेज जो मुझे लगी थी पाइथन। पाइथन बहुत इजी लैंग्वेज है सीखने के लिए, मतलब काफी इजी इनपुट आउटपुट होता है। तो मैंने पाइथन चालू कर दी थी सेकंड ईयर में। स्टार्टिंग में पाइथन मैंने बहुत अच्छे से सीख ली। बहुत सीखने में 2 दिन नहीं लगेंगे पाइथन सीखने में, इतनी इजी लैंग्वेज है। तो पाइथन में पूरी कोडिंग करता था अच्छे से, पाइथन काफी इजीली कोड बना लेता था। फिर क्या हुआ, जैन फैब तक आने तक, मतलब मैंने नवंबर दिसंबर में कोडिंग चालू की थी। दो तीन महीने मस्त पाइथन के साथ मैंने कोडिंग की फैब तक। फैब में फिर हमारे कॉलेज में एक हैकाथॉन हो रहा था। हैकाथॉन के लिए तो चाहिए वेब डेवलपमेंट वगैरह कुछ, क्योंकि आपको वहाँ पे डेवलपमेंट करना पड़ेगा कुछ। डेवलपमेंट की जरूरत थी, तो डेवलपमेंट के लिए तब तक मुझे कुछ नहीं आता था। मैं तो सिर्फ हैकर रैंक पे क्वेश्चन बनाता था और हैकर रहते 2-4 क्वेश्चन बनाता था, मतलब कॉम्पिटिटिव कोडिंग एक तरह से करता था, वो भी एकदम अच्छे से नहीं, थोड़ा बहुत क्वेश्चन बनाता था।
तो फिर मेरे कुछ 2-3 दोस्त थे। एक बात याद रखना हमेशा, कोडिंग करनी है तो अकेले मत करो, दोस्तों के साथ करो, अलग मजा आता है। मैंने चालू की थी कोडिंग जब नवंबर में, तो मैं और मेरे 2 दोस्त और थे, हम 3 दोस्त करते थे साथ में। हम तीनों दोस्त मस्त रात को बैठते थे 10 बजे, रात को 2 बजे तक करते थे, 1-2 बजे तक मस्त, मतलब तीनों बैठ के मिल बांट के मजे से खाते पीते थे, खेलते कूदते थे, आपस में मिल बांट के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, मजा भी आएगा, और कोडिंग रेगुलर होगे इससे तुम। वरना अकेले आदमी एक आज करेगा, कल करेगा, परसों करेगा, तरसों नहीं करेगा। और दोस्तों का मोटिवेशन रहेगा तो दोस्तों का मजा आएगा, तो रोज करोगे। तो वही दोस्तों के साथ करता था। और उनमें से मेरे जो दोनों दोस्त थे उनको वेब डेवलपमेंट आता था, मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे 0 वेब डेवलपमेंट आता था। तो मैंने उनसे भी पूछा यार वेब डेवलपमेंट यार बढ़िया होता है, मजा आता है वेब डेवलपमेंट में। और एक दिन वो मेरे सामने ऐसे वेब डेवलपमेंट की बातें करने लग गए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा वेब डेवलपमेंट सीखता हूँ। तो मैंने उडेमी का एक कोर्स लिया था, काफी अच्छा था, कोल्ड स्टील का कोर्स है, वेब डेवलपमेंट बूट कैंप, वेब डेवलपमेंट बूट कैंप करके, काफी अच्छा कोर्स है। मैंने वो कोर्स 7-8 दिन में कंप्लीट कर लिया था। और वो कोर्स कंप्लीट करते मेरे को वेब डेवलपमेंट में 0 से मतलब मैं काफी ऊपर पहुंच गया था। मतलब मेरे को सर्वर साइड लैंग्वेज, तब मैंने HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो सीख ली थी फ्रंट एंड के लिए, बैक एंड के लिए मैंने Node.js और MongoDB सीख लिया था। उस कोर्स में पांचों की पांचों लैंग्वेज 0 से लेकर फुल तक सिखाता है। फिर हमने हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया, हम तीनों दोस्तों ने, और हैकाथॉन में हम जीत भी गए। तो मतलब और मोरल बूस्ट हो गया, हैकाथॉन में जीत भी गए काफी अच्छा, तो मजा आ गया। फिर और हमने वैसे ही कंटिन्यू किया वेब डेवलपमेंट में, और अच्छा किया। फिर वेब डेवलपमेंट करता रहा, कॉम्पिटिटिव भी करता रहा। फिर मतलब एकेडमिक्स तो समान नहीं था, एकेडमिक्स थोड़ा वो समान था, और साथ में वेब डेवलपमेंट भी मैं कर रहा था, और साथ में थोड़े बहुत कॉम्पिटिटिव कर रहा था। तो तीनों चीजें हम ये तीनों चीजें बैलेंस करके लिए दोस्त चाहिए थे, वरना अकेला तो मैं तीनों चीजें नहीं हैंडल कर पा रहा था। दोस्तों सभी करता, सब दोस्तों के साथ करता, वेब डेवलपमेंट कोडिंग जो भी करता उनके साथ करता। और दोनों इसी ब्रांच के थे मेरे दोनों दोस्तों, और एक थोड़ा दूसरी ब्रांच का भी था, पर मैनेज हो रहा था, एकदम बढ़िया से काम हो जा रहा था। तो ऐसे करते आगे गया। फिर आगे जाते हुए जब मेरे को अप्रैल एंड पे पता चला, अप्रैल महीने की जो कंपनीज होती है उनमें पाइथन कभी कभार दिक्कत कर देती है। जो पाइथन लैंग्वेज होती है कुछ कंपनीज अलाउ नहीं करती, क्योंकि पाइथन में काफी शॉर्टकट्स होते हैं, काफी ऐसी चीज होती है, इस वजह से कुछ कंपनीज पाइथन लैंग्वेज अलाउ नहीं करती। और C++ ऐसी लैंग्वेज है जो कोडिंग के लिए लैंग्वेज है असली में, मतलब जब अगर तुम कोडिंग करना चाहते हो तो C++ ही तुम्हारे लिए लैंग्वेज है, ऐसा बोला जाता है कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए। जावा डेवलपमेंट के लिए काफी अच्छी लैंग्वेज है, पाइथन डेटा साइंस इन सब के लिए अच्छी लैंग्वेज है, पर जो कॉम्पिटिटिव कोडिंग की लैंग्वेज है वो C++ है। तो फिर मैं काफी मुश्किल से लैंग्वेज स्विच करना चाहने से कि मैं 4-5-6 महीने से पाइथन में कोडिंग कर रहा हूँ, पाइथन में मेरी आदत बढ़ गई है। और वो सेम लाइन जो पाइथन में 2 लाइन का कोड हो रहा है, वो C++ मुझे 10-10 लाइन में लिखना पड़ रहा था। तो मुझे और खराब लग रहा था, डिमोटिवेशन हो रहा था, C++ में क्यों स्विच करूं। पर मैंने बहुत हिम्मत करी, पूरा मई, फिर समर वेकेशन हो जाता है, मई जून जुलाई, समर वेकेशन में मैंने सिर्फ C++ में कोडिंग की, C++ में कोडिंग की अच्छे से, और C++ को सीखा, फिर C++ में ही डिशो के टेस्ट वगैरह दिए थे। तो इस तरह मतलब मैंने लैंग्वेजेस वगैरह देखो, पाइथन C++ सीखी है, और साथ में ये वेब डेवलपमेंट मैंने अपने 4th सेमेस्टर में अच्छे से सीखा था। और वेब डेवलपमेंट मतलब अच्छा है, वेब डेवलपमेंट इजी है, और तुम सीख लो तो अच्छा रहता है। वेब डेवलपमेंट हर जगह काम आता है। तो स्टूडेंट्स को लैंग्वेज में मतलब आप पाइथन का भी आपको एक्सपीरियंस है, C++ का भी, तो C++ मतलब पढ़नी चाहिए शायद। हाँ, मेरा ऐसा मानना है कि जैसे मेरे को दोनों लैंग्वेज का एक्सपीरियंस है, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर तुम बिगिनर हो तो तुम पहले C और C++ से सीखो, पाइथन पे मत जाओ। पाइथन आराम से बाद में सीख लेना, बहुत इजी लैंग्वेज है, बस C++ ही सीखो। मैं ये सजेस्ट करूंगा अगर तुम बिगिनर हो और तो दूसरी जो जैसे C++। टेक्नोलॉजीज होती हैं, जो मशीन लर्निंग हो गई और जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज होती हैं, वो उस साइड में स्टूडेंट्स को जाना चाहिए या फिर मतलब। देखो मशीन लर्निंग के साइड में मैं ये बोलना चाहूंगा, देखो ये मशीन लर्निंग तुम्हारे इंटरेस्ट पे है। देखो अगर तुम सेकंड ईयर में हो, अगर तुम जो है मशीन लर्निंग केवल और केवल इंटर्नशिप के लिए कर रहे हो कि मुझे इंटर्नशिप मिल जाए, उसके लिए तुम मशीन लर्निंग कर रहे हो तो सही नहीं है। उस मशीन लर्निंग उस डायरेक्शन मत जाओ, क्योंकि मशीन लर्निंग काफी वास्ट टॉपिक है। अगर तुमने अपने रेज्यूमे में मशीन लर्निंग लिख दिया और तुमने इंटर्नशिप के इंटरव्यू में बैठे हो और इंटरव्यूअर को मशीन लर्निंग अच्छे से आती हो, तो वो तुम्हारी मशीन लर्निंग में बहुत कुछ मतलब कर सकता हो, तुमसे अच्छे से क्वेश्चन पूछ सकता है, डीप में क्वेश्चन पूछ सकता है, जो कि मतलब नॉर्मली नहीं आते होते मशीन लर्निंग के। तो तुम्हें मशीन लर्निंग में फंसा सकता है। तो मशीन लर्निंग तो मैं इसीलिए, अगर तुम्हें बहुत इंटरेस्ट है कि हाँ मैं मशीन लर्निंग करना चाहता हूँ, कैसे चीजें होती है, तो तुम सेकंड ईयर में स्टार्ट करो। अदरवाइज मैं सेकंड ईयर में मशीन लर्निंग स्टार्ट करने के लिए नहीं बोलूंगा, सेकंड ईयर में मशीन लर्निंग नहीं। और हम ये देख सकते हैं कि जो कॉलेज में आते हैं जब कोई स्टूडेंट्स, तो स्टार्टिंग में बहुत सारे क्लब्स होते हैं, सोसाइटीज होती हैं, तो उसका आपके साथ में कैसा एक्सपीरियंस है? मतलब आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उनमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए स्टूडेंट्स को? देखो क्लब्स वगैरह तो मेरे ख्याल से मैं रिकमेंड करूंगा जाना चाहिए। ये सब एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्सपोजर होता है अपनी लाइफ का, मतलब सिर्फ कोडिंग ही नहीं होता। देखो इंटरव्यू में तुम्हारी ओवरऑल पर्सनालिटी देखी जाती है। तो ये सब क्लब्स वगैरह जाके एक कमरे में बंद होकर पूरे दिन में कोडिंग करने से नहीं होगा। अगर तुम्हें पर्सनालिटी डेवलप करनी है तो तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स ज्वाइन करने चाहिए, अपने इंटरेस्ट पे जाने चाहिए। क्लब्स क्या होते हैं, क्लब्स ऐसे भी क्लब मत ज्वाइन करो कि दिन में 2 घंटा दे रहे हो क्लब को, ऐसा नहीं। हफ्ते में 2 घंटे दे रहे हो वो सफिशिएंट है, मतलब हफ्ते में एक बार क्लब में जा रहे हो, इतनी होती है नॉर्मली क्लब्स की मीटिंग, हफ्ते में 1 दिन होती है, तो वो उतना टाइम सफिशिएंट है कि क्लब तुम्हारा एक मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज नहीं कर पा, जितना कर रहे हो उसमें तुम मजे कर रहे हो क्लब में। ऐसा क्लब सेलेक्ट करना चाहिए कि तुम हफ्ते में 2 घंटा जा रहे हो पर 2 घंटे तुम मजे कर रहे हो।
पर दिन का 2 घंटा फिर मैं क्लब जाना रिकमेंड नहीं करूंगा कि फिर तो कोडिंग ही कर लो। ओवरऑल हम ऐसा कह सकते हैं ना कि मतलब कॉलेज के साथ में क्लब हो गया, या फिर कुछ लोग फ्रीलांसिंग शुरू कर देते हैं, कुछ लोग और डिफरेंट एक्टिविटीज कर सकते हैं, तो वो चीजें करनी चाहिए मतलब। हाँ करनी चाहिए, पर लिमिटेड टाइम, एक टाइम बाउंड होनी चाहिए उन चीजों के लिए। मतलब सिर्फ तुम उन्हीं चीजों में मत घुस जाओ, ऐसा ना हो कि तुम्हारी उन चीजों को तुम मेन फ्रेम बना लो, वो साइड फ्रेम होनी चाहिए तुम्हारी वो सब चीजें। मेन फ्रेम पे तुम्हारा मतलब यही फोकस होना चाहिए, थोड़ा कोडिंग वगैरह करो, ये सब चीजों पे फोकस रहे, वो सब साइड फ्रेम में होनी चाहिए। ओके, सो अब आप मतलब जो इंटर्नशिप जो लगी थी आपकी, तो आप इंटर्नशिप का आपका क्या अप्रोच क्या रही थी, मतलब आपने किस तरीके से अप्रोच किया था और प्रोसेस क्या था आपका? इंटर्नशिप तो मेरी डीशो में ऑन कैंपस इंटर्नशिप लगी थी। तो डीशो ऑन कैंपस थी, ऑन कैंपस मतलब पहला राउंड कोडिंग राउंड हुआ था। कोडिंग राउंड में उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे थे। पहला क्वेश्चन था ग्राफ का, डीएफएस का, थोड़ा इजी क्वेश्चन था, इतना हार्ड नहीं था। सेकंड क्वेश्चन था ग्रेडी का, जो कि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। तो टफ था तो टोटल तब 100 के आसपास लोग बैठे थे शायद ये टेस्ट के लिए, पर कुछ 3 से 4 बच्चे वो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर पाए थे। तो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन जिन्होंने भी सॉल्व किया उनको तो शॉर्टलिस्ट कर लिया था, तो मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था, तो मुझे भी शॉर्टलिस्ट हो गया था। फिर 2 टेक्निकल राउंड होते हैं। पहले राउंड में डीशो, जैसे डीशो कंपनी का होता है, इन्होंने काफी थियोरेटिकल क्वेश्चन काफी पूछे थे मुझसे। मतलब सी प्लस, आपने जो लैंग्वेज लिखी है, जो आपकी प्राइमरी लैंग्वेज है, उसके बारे में आपको थॉरो नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपने प्राइमरी लैंग्वेज पाइथन लिखी है, जावा लिखी है, सी प्लस लिखी है, कोई भी लिखी है, XYZ, पर जो लैंग्वेज आपने प्राइमरी लैंग्वेज पे लिखी है उसके बारे में आपको थॉरो नॉलेज होना चाहिए। मतलब आपको पूरा पता होना चाहिए कि सी प्लस प्लस है तो सी प्लस प्लस में फंक्शंस क्या होते हैं, इनलाइन फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे क्लास वगैरह का नॉलेज होना चाहिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए। मतलब एकदम डिटेल नॉलेज जरूरी होता है उस लैंग्वेज का एटलीस्ट। और थर्ड टेक्निकल राउंड में मुझे डीएसए के क्वेश्चन पूछे गए थे, डीपी ग्राफ वगैरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, डीपी और ग्राफ वगैरह के दो थे। और लास्ट राउंड एचआर राउंड था, जो कि थोड़ा एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस थे। ओके, तो सो इस तरह मतलब मेरा इसके अंदर जो आपने जो इंटर्नशिप वगैरह ली थी और इसके अंदर जो आपको पीपीओ मिला था, तो इसका आपका प्रोसीजर क्या था, मतलब उस टाइम पे क्या करा, मतलब कोई चीज? हाँ देखो, इंटर्नशिप से पीपीओ लेना बहुत हार्ड काम नहीं होता, मतलब इतना हार्ड नहीं होता है। अगर तुम्हें इंटर्नशिप लग गई तो जैसे पीपीओ कन्वर्ट करना, उसके लिए बस इतना होता है कि तुम्हें जो कंपनी में जितना मतलब काम दिया जाए वो तुम सिंसियरली अच्छे से कर रहे हो, जो कर रहे हो नहीं आ रहा है उसमें दिक्कत नहीं होती। मेन तुम्हारी सिंसियरिटी और कोशिश दिखनी चाहिए कि तुम्हें कोई काम दिया गया है तो तुम उसे कोशिश कर रहे हो, नेट पे 2 जगह सर्च कर रहे हो, कोई बग आ रहा है तो 2 जगह सर्च कर रहे हो, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, मैनेजर से बोलो कि देखो मैंने 2 जगह नेट पे सर्च कर लिया, यहाँ मैंने ट्राई किया, नहीं हुआ, तो अब आप ही बता दो कुछ हो सके तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती। अगर तुम सिंसियर हो, तुमने अच्छे से काम कर रहे हो, तो पीपीओ मिलने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तो डीशो में भी ऐसा ही था, मेरी 2 मंथ की इंटर्नशिप थी, मैंने अच्छे से काम कर लिया था। मेरा मैनेजर मतलब मेन सब कुछ होता है इंटर्नशिप में, मैं एक बात बोलूंगा, तुम्हारा मैनेजर सब कुछ है। तुम्हारा मैनेजर तुमसे खुश तो तुम्हारी पीपीओ पक्का, तुम्हारा मैनेजर तुमसे खुश नहीं तो पीपीओ नहीं। तो तुमने काम कितना ही किया हो, मैनेजर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। सारा पीपीओ का तुम्हारा जो होता है मेन मैनेजर, जो तुम्हारा मैनेजर या मेंटर होता है इंटर्नशिप में, वो ही डिसाइड करेगा तुम्हें पीपीओ मिलना है कि नहीं मिलना है। तो उसके साथ तुम्हारे रिलेशन एकदम अच्छे से बना के रखना, तो तुम्हें पीपीओ मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसे ही मतलब क्लियर। ओके, सो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, मतलब मैं पूछना चाहता हूँ कि आप जैसे ईसी बैकग्राउंड के थे, तो आपने मतलब सॉफ्टवेयर साइड में जाने का कैसे सोचा, मतलब इस साइड में? तो देखो, इसी साइड से मैं सॉफ्टवेयर साइड में जाने में 2 चीजों ने कंट्रीब्यूट किया है। पहली तो जैसे मैंने फर्स्ट ईयर में सी सीखी थी, तो मेरे को सी में काफी अच्छा इंटरेस्ट आया था कि सी लैंग्वेज मेरे को काफी अच्छी लगी। फिर सेकंड ईयर में जैसे मेरे एक दोस्त था, उसको ऐसे कॉम्पिटिटिव कोडिंग के क्वेश्चन में डाउट आ रहा था, वो कॉम्पिटिटिव कोडिंग करता था, तो उसने मुझसे ऐसे पूछ लिया कि जबकि मैं कॉम्पिटिटिव कोडिंग जीरो करता था, स्टार्टिंग में करता नहीं था। उसका क्वेश्चन सुना तो मैंने ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन था, मैथमेटिक्स कॉम्पिटिटिव कोडिंग क्या है, मैथमेटिक्स ये लॉजिक है, उनको लॉजिक बन गया था कि हाँ ऐसे ऐसे करके हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। तो तब मेरे को तब और अच्छा लगा कि हाँ भाई मतलब ये तो कोई स्पोर्ट्स की तरह है, स्पोर्ट्स की तरह मैंने कॉम्पिटिटिव कोडिंग चालू किया था, ऐसे करियर की तरह नहीं चालू किया था, मैंने एज ए स्पोर्ट्स की तरह चालू किया था कॉम्पिटिटिव कोडिंग को स्टार्टिंग में। और फिर मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट आने लग गया। तो ये पहली चीज थी कि कॉम्पिटिटिव कोडिंग में इंटरेस्ट मेरा आईटी फैक्टर की तरफ गया। दूसरी तरफ जब मैं थर्ड सेमेस्टर में आया तो मैंने इसी के कोर सब्जेक्ट पढ़े काफी ज्यादा, तो उनकी वजह से मैं और आईटी की तरफ गया कि इसी के कोर सब्जेक्ट तो थोड़े कम हैंडल हो रहे थे मुझसे, कि इसी तो बहुत ज्यादा ही थोड़ा ब्रांच है जो कम हैंडल होने लग रही थी। तो दोनों फैक्टर कंट्रीब्यूट करके फिर मैं आईटी सेक्टर की तरफ ही जाना मोटिवेट हुआ। ओके, सो आप मतलब ये चीज बताओ कि स्टूडेंट्स को सीजी जो होती है वो इम्पोर्टेंट होती है या फिर नहीं, मतलब उस चीज को बना करके रखना चाहिए कि नहीं? देखो, कोई तुमसे कितना ही बोल ले कि सीजी विजी कोई जरूरी नहीं है, देखो सीजी इंपॉर्टेंट चीज है। सीजी इंपॉर्टेंट इन द सेंस, अब तो ऐसा नहीं तुम्हें इंपॉर्टेंट वाला 9.9 बना के 9.5 से कम तुम्हारी सीजी तुम बेकार हो। मेरा ऐसा मानना है अगर तुम 8 से ऊपर का तुम्हारी सीजी है तब तो तुम्हें एकदम टेंशन फ्री रहो, तुम्हें सीजी की तरफ देखना ही नहीं है। अगर तुम्हें 8 से ऊपर है, अगर 8 से ऊपर नहीं भी है तो भी 7, एटलीस्ट 7 से ऊपर मतलब तुम्हें बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर 7 से नीचे तुम्हारी सीजी है तो कम से कम तुम्हें करिकुलम या एकेडमिक पे ध्यान रख के अपनी सीजी 7 से ऊपर करनी चाहिए, मेरा ये मानना है। 8 से ऊपर है फिर तो तुम टेंशन फ्री रहो, तुम्हें कोई सीजी की वजह से तुम्हारा कभी कोई दिक्कत नहीं आने लगेगा। तुम्हें 8 से ऊपर है, 7 से ऊपर है तो भी अच्छा डिसेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। पर
जितना 8 से ऊपर वाले फ्री उतना फ्री भी नहीं हो, पर 7 से नीचे तब मैं तुम्हें बोलूंगा कि नहीं, तुम्हारे लिए सीजे जरूरी है। 7 से नीचे सीजे वालों के लिए ऐसा नहीं है कि 7 से नीचे वालों के लिए होप खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं, कंपनीज नहीं आती, पर तुम्हारे लिए फिर अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएगी। हर कंपनी 7 से नीचे वाले सीजे को नहीं अलाउ करती, बहुत सारी कंपनी सीजे कैप लगा देती है 7 सीजे का, कुछ कुछ कंपनीज है जो अलाउ करती है। तो तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटीज ओपन रखने के लिए मैं बोलूंगा 7 से ऊपर सीजे एटलीस्ट तुम्हें रखनी चाहिए, और अगर 8 से ऊपर है तब तो तुम टेंशन फ्री रहो, तुम्हें सीजे की वजह से कभी कोई नहीं रोक रहा है। तो ये अगला क्वेश्चन मैं रिज्यूम के ऊपर पूछना चाहता हूँ कि रिज्यूम के अंदर एक चीज तो हो गई अपनी टेक्नोलॉजीज वगैरह, सबसे पहले अपन लैंग्वेज पढ़ते हैं टेक्नोलॉजी की। कई बार मतलब जो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन साइड में ये चीज भी होती है, उसके बाद में कई बार स्टूडेंट्स कुछ रिसर्च वगैरह वगैरह वर्क वगैरह भी कर रहे होते हैं, तो क्या ये चीजें भी मैटर करती हैं प्लेसमेंट साइड में या फिर नहीं? देखो रेज्यूमे 2-3 जगह पे मैटर करता है। इनिशियली एक तो स्क्रीन राउंड में थोड़ा मैटर करता है कि जब तुम इनिशियली जो स्क्रीन राउंड होता है, जो शॉर्टलिस्ट होता है, बहुत सारी कंपनीज कोडिंग टेस्ट प्लस रेज्यूमे दोनों को बेसिस पे रखती है, तो एक तो वहाँ रेज्यूमे मैटर करता है। सेकंड, एक बार तुम इंटरव्यू में चले गए तो रेज्यूमे थोड़ा बहुत मैटर करता है, मतलब तब उसका इंपोर्टेंस कम हो जाता है। एक बार तुम्हारा इंटरव्यू चालू हो गया ना, तो तुम्हारा रेज्यूमे में इतना होना चाहिए कि मतलब तुम्हारे रेज्यूमे बहुत ज्यादा भरा होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे रेज्यूमे में सफिशिएंट एक दो प्रोजेक्ट होने चाहिए, टेक्नोलॉजी 2-3 टेक्नोलॉजी तो तुमने काम किया होना चाहिए, तो मतलब सफिशिएंट होता है। 1-2 लैंग्वेज तुम्हें आती हो, कोडिंग लैंग्वेज, या 1-2 तुमने प्रोजेक्ट बना रखे, इतना सफिशिएंट होता है मतलब रेज्यूमे के लिए, इंटरव्यू जाने का स्टेज पे। और तुम्हारे रेज्यूमे में मेन बात है तुम अपनी इंटरव्यू को कहाँ ले जाना चाहते हो, रेज्यूमे ये डिसाइड करता है। अगर तुम्हारे रेज्यूमे में बहुत सारी चीजें बढ़ी है, रिसर्च रिलेटेड ये सब, तो तुम्हारा इंटरव्यू मैक्सिमम उन्हीं चीजों पे रह जाएगा। अगर तुम्हारे रेज्यूमे में ये सब चीजें कम भरी है, रिसर्च वगैरह सिर्फ 1-2 प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट वगैरह पे थोड़ी देर डिस्कशन होगा, 10-15 मिनट, मैक्सिमम 10-15 मिनट डिस्कशन होगा, बाकी टाइम तुमसे डीएसए के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर तुम्हारे रेज्यूमे रिसर्च ये सब बहुत ज्यादा चीजें भर रखी है, तुमने एकदम भर रखी है, तो तुम्हें फिर उसी के अंदर डीप नॉलेज होना चाहिए। फिर उसी के तो रेज्यूमे में मैं एक और बात बोलना चाहूंगा, रेज्यूमे में कुछ भी फालतू मत डालना। रेज्यूमे में कुछ भी डालना हो तो तुम्हें आना चाहिए, कम से कम उसको आना चाहिए तभी डालना, वरना रेज्यूमे में कुछ भी ऐसे मत भरना, क्योंकि रेज्यूमे में से कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो रेज्यूमे इंपॉर्टेंट है, पर इतना भी नहीं कि तुम पूरे टाइम उसी के लिए मतलब मेहनत करते रहो। स्क्रीन राउंड के लिए इंपॉर्टेंट होता है थोड़ा बहुत, मतलब एक डिसेंट रेज्यूमे होना जरूरी है, एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेज्यूमे होना कि कोई मतलब खास ना जरूरी। एक तुम्हारे पास एक डिसेंट रेज्यूमे है और तुम डीएसए में काफी अच्छे हो, तो तुम आराम से कोई भी कंपनी पे क्रैक कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए कोडिंग और डीएसए ये सब होती है, रेज्यूमे ये सब जरूरी है, डिसेंट होना चाहिए, पर एकदम इसके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम देने की जरूरत नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ। डेफिनेटली। सो अब मतलब इस चीज को आप किस तरीके से मतलब देखते हैं, ये चीज टफ थी या फिर मतलब ये प्रोसेस आपको ये जो भी था, ये आपका कॉलेज के दौरान का एक्सपीरियंस मतलब किस टाइप का था? मतलब अभी गूगल रिलेटेड तो अभी अपन पूछेंगे, लेकिन अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा था? कॉलेज की तरह मेरा काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरी कोडिंग जर्नी काफी अच्छी रही, मतलब सेकंड ईयर में चालू हुई, वो मेरे 2 दोस्तों के साथ चालू हुई थी। उन दोनों के साथ मैंने मस्त, उन दोनों के नाम भी मैं लेना चाहूंगा, उनका नाम था ध्रुव और अनमोल। दोनों के साथ मैंने मस्त, हम तीनों बैठ के कोडिंग करते थे एकदम बढ़िया से। कॉम्पिटिटिव कोडिंग क्या एक स्पोर्ट है, वो नहीं है सिर्फ कॉम्पिटिटिव कोडिंग एक स्पोर्ट है। और एक और टिप मैं जो लास्ट देना चाहूंगा, इंटरव्यू और कॉम्पिटिटिव कोडिंग में डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चन बहुत लोगों का रहता है कि इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें या कॉम्पिटिटिव कोडिंग करते रहे। देखो दोनों में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। कॉम्पिटिटिव कोडिंग स्पोर्ट है, माइंड गेम में। कॉम्पिटिटिव कोडिंग तुम्हें सिखाता है कि 2 घंटे के अंदर तुम कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, नए एकदम नए क्वेश्चन तुम्हारे सामने रख दिया जाए और तुमको टाइम बाउंड दे दिया जाए 2 घंटा, तुम कैसे सॉल्व कर सकते हो। ये चीजें तुम्हारे माइंड को ट्रेनिंग करती है कॉम्पिटिटिव कोडिंग। और जो इंटरव्यू के क्वेश्चन होते हैं लगभग थोड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए तुम्हें अलग से स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, अलग बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव कोडिंग में नहीं आते। तो इंटरव्यू के प्रिपरेशन की अलग से तुम्हें जरूरत है। पर ऐसा है कि इंटरव्यू में कभी भी कोई भी नया क्वेश्चन आ जाए, और इंटरव्यू हमेशा टाइम बाउंड होता है, तो वो कैसे सॉल्व करोगे, उसकी ट्रेनिंग तुम्हारे माइंड को कॉम्पिटिटिव कोडिंग कराती है। और जो इंटरव्यू का सिलेबस है वो तुम इंटरव्यू क्वेश्चन गिग्स और गिग्स, लीड कोड, इन सब प्लेटफॉर्म से सीख सकते हो। तो कॉम्पिटिटिव कोडिंग और इंटरव्यू की प्रिपरेशन दोनों बैलेंस बना के चलना पड़ता है। कॉम्पिटिटिव कोडिंग छोड़नी नहीं चाहिए, कॉम्पिटिटिव कोडिंग बहुत अच्छा स्पोर्ट्स है, अच्छा रहता। और साथ ही में सबसे ज्यादा शॉकिंग मेरे लिए था कि मतलब मैंने जस्ट 6-7 महीने हुए थे मुझे कोडिंग चालू करे, और मुझे थोड़ा कम एक्सपेक्टेड था कि मेरी फर्स्ट डे इंटर्न लग जाएगी डीशो कंपनी में। तो वो मेरे लिए काफी शॉकिंग था, जबकि मैं उस कंपनी में ये सोच के बैठा था कि आज सिर्फ थोड़ा देख लेता हूँ मेरे को कितना आता है, बाकी मेरे लिए तो 2-3 बाद कंपनी आएगी, और कंपनी आएगी उनमें देखूंगा। डीशो में मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मेरा हो जाएगा, पर काफी अच्छा रहा मेरा इंटरव्यू वगैरह सब काफी अच्छे गए, अनएक्सपेक्टेडली वो तो मेरा हो गया। तो मेरे को वो काफी अच्छा मोमेंट रहा था मेरे लिए। फिर जैसे ही मेरा डीशो हुआ, मैंने यही कोशिश की कि मैं अपने जूनियर्स को गाइड कर सकूं, कैसे किया, तो उसके बाद मैंने 3rd ईयर में वही किया। तो मेरा ओवरऑल वेब डेवलपमेंट भी सीखा, हमने काफी हैकाथॉन जीते वेब डेवलपमेंट सीख के, मेरी टीम ने, हम लोग हर जगह जाते थे, बहुत सारी जगह हैकाथॉन जीते हमने काफी। तो काफी अच्छी जर्नी रही है। आप एक ग्रुप बना लो, अच्छा कोडिंग करो, वेब डेवलपमेंट करो, मस्त। हम लोग जाते थे रात रात भर हैकाथॉन, 24 आवर हैकाथॉन में जाते थे, जीत के आते थे, अच्छे प्राइज मनी भी मिलता था। और 24 आवर हैकाथॉन का मजा अलग होता है। 24 आवर पूरे 24 आवर आप कोडिंग करते रहोगे चारों मिलके, उसका मजा भी अलग है, मतलब लेना चाहिए सबको, एक अच्छा मजा है। तो बस यही है, मेरी काफी अच्छी जर्नी रही। ओके, तो आप मतलब ओवरऑल एक फ्रेशर को क्या मतलब एडवाइस देंगे कि उसको किस तरीके से चीजों को शुरू करना चाहिए? एक
फ्रेशर को मैं ये एडवाइस दूंगा, आजकल मैं देख रहा हूँ थोड़ा बहुत फ्रेशर आजकल आते ही, मतलब जैसे मैंने इस बार का बैच देखा, आते ही उनको पहले दिन से ही बॉस कोडिंग कहाँ से करनी चाहिए, बॉस वेब डेवलपमेंट कहाँ से करूँ, बॉस एंड्रॉइड डेवलपमेंट में बॉस ये दिक्कत आ रही है। तो मैं ताकि मैं अपने सेकंड ईयर के 6 मंथ बाद मैंने कोडिंग चालू की थी, तो काफी लेट चालू की थी मैं तो, पर इतनी जल्दी भी नहीं है कि तुम आते डे 0 पे कोडिंग चालू कर दो। फ्रेशर्स के लिए एडवाइस करूंगा कि इतनी जल्दबाजी, मैंने माना कि कंपटीशन बढ़ रहा है, पर इतना भी नहीं। फर्स्ट ईयर में तुम लाइटली लो, फर्स्ट ईयर में तुम कोडिंग के बेसिक सीखो, जो तुम्हें सी सिखाई जाती है सी सीखो, सी प्लस सीखो, लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करो फर्स्ट ईयर में। इतना ज्यादा डी से, थोड़ा बहुत बेसिक डी से भी सीखो, पर इतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट ईयर होता है वो तुम्हारा सेकंड ईयर होता है। सेकंड ईयर तुम कैसे यूटिलाइज करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट ईयर में मजे देखो, फर्स्ट ईयर में मजे प्लस इस पे दोनों में बैलेंस बना के चलो। ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर में तुम आते ही डे 0 से कोडिंग पे लग गए हो। तो मैं ये एडवाइस करूंगा कि फर्स्ट ईयर आप बेसिक सीखे अच्छे से, अपनी लैंग्वेज पे पकड़ बनाए फर्स्ट ईयर में, जो सेकंड ईयर पे उसमें एडवांस पे जाए, उसमें कॉन्टेस्ट वगैरह दे जितने हो सके। सेकंड ईयर में आप चाहे जितनी कोडिंग करें उतनी कम है, सेकंड ईयर में पूरा कोडिंग को डेडिकेट करो आप, मैं ये रिकमेंड करूंगा। ओके, सो एक्स्ट्रा कोई टिप आप मतलब बताना चाहें इस पार्ट में? एक्स्ट्रा तो बस यही है, देखो कॉम्पिटिटिव कोडिंग जबरदस्ती करने से तो नहीं होगी, ये चीज इंटरेस्ट है, थोड़ा इंटरेस्ट बनेगा तभी हो पाएगी। स्कूल में मैथ्स नहीं पढ़ाता, मैथ्स की तरह ही है, मैथ्स कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता आज तक। मैथ्स में तुम्हारा इंटरेस्ट हो तो तुम्हारे सवाल अपने आप बनेंगे, नहीं होगा तो कितनी कोशिश करो थोड़ा मुश्किल होता है देखो बनने में। तो इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट लाओगे तभी मजा आएगा, वरना मजा नहीं आएगा। बस यही टिप है, तो इंटरेस्ट लाने की कोशिश करो, मजे की तरह लो इसे। ओके, सो गाइज इस पार्ट को हम यहीं पे एंड करते हैं और आगे की जो जर्नी है उसको हम सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करते हैं। और उसके अंदर हम एग्जैक्टली देख रहे होंगे गूगल ओरिएंटेड, मतलब हम क्वेश्चंस पूछेंगे कि बॉस ने गूगल को किस तरीके से क्रैक किया। ओके, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियोस रोजाना मिलती रहे। ओके, सो वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय गाइस।